नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ है मानसी और डिम्पी। तो बाजार में आज दिन भर में आपको वो उन स्पेसेस में एटलीस्ट ऑटो नंबर्स के बाद मेटल्स में, क्योंकि वहाँ डील स्ट्राइक हुई कि यूएस में डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी गिरावट है और इन सब संकेतों से आपने मेटल इंडेक्स में आज एक मूव देखी, लगातार मूव सस्टेन रही और इनफैक्ट बड़ी ही ऑटो काउंटर्स में जहां जहां अच्छे नंबर्स आए। हीरो मोटोकॉर्प टॉप गेनर मॉर्निंग में ही गैप अप के साथ खुला और उसके बाद सस्टेन रही वो मूव्स। एमएनएम के पैसेंजर व्हीकल नंबर्स अच्छे आए, वहां पर आप मूव देख रहे हैं तेज है। मारुति के पैसेंजर नंबर्स अच्छे आए, एमएनएम के कमर्शियल व्हीकल के नंबर्स अच्छे आए। इन सब नंबर्स का इम्पैक्ट आपको क्लियरली दिख रहा है। टीवीएस जो लगातार पिछले पूरे एक साल में आपको 70-72% का रिटर्न दे चुका है, वहां पर भी सेल्स फिगर्स लगातार अच्छी आ रही है, वो 2% तेज था। तो ऑटो ने क्लियरली आज दिन भर लीडरशिप ली। साथ ही आपको वो स्पेसेस जो स्ट्रॉन्ग थे, बीच में थोड़े ब्रीदर के लिए रुके थे, रियल एस्टेट जैसे, उनमें तेजी लौटती हुई दिखाई दी। कई सारे आईटी के स्टॉक्स जो 52 वीक हाई आज ऑल टाइम हाई जिन्होंने लेवल बनाए, केपीआईटी जैसे, साइंस जैसे, उनमें मूव थी। हालांकि अब थोड़ी सी आप स्मॉल कैप और मिड कैप में ऊपर से थोड़ा सा गेंस को इरोड होते हुए देख रहे हैं, लेकिन मोमेंटम अब भी काफी स्ट्रांग बाजार में बना हुआ है। बैंक्स ऑफ फाइनेंस से कोई बड़ी लीडरशिप पोजीशन है, लेकिन एटलीस्ट बैंकिंग इंडेक्स में आज कोई बड़ी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई, तो बड़े सपोर्ट भी नहीं तोड़े। लेकिन जो बड़ी लीडरशिप आपको दिखी वो सेलेक्टिव काउंटर्स में, अपोलो जैसे काउंटर्स में भी आप देखें, क्योंकि वहां पर भी एक न्यूज का ट्रिगर था। सो न्यूज बेस्ड एक्शन बाजार में काफी है। और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन बात करें तो आप ऑटो जैसे, आईटी पैक जैसे, और साथ ही आप जैसे पैक देखें, रियल एस्टेट पैक देखें, इनसे आपको सपोर्ट बाजार को मिल रहा है। लेकिन आप ट्रेडर्स रेंज क्या देखें क्योंकि हमने 18,500 नीचे के सपोर्ट को बचा रखा है और ये डिम्पी भी बार बार कह रहे थे सपोर्ट भी नहीं टूटेगा और रेजिस्टेंस को भी क्रॉस नहीं करेगा बाजार, तो एक रेंज में तो है मार्केट। लेकिन अब आगे क्या, ट्रेडर स्क्रीन आगे कैसी दिख रही है? अब लॉन्ग्स जब यहाँ से कैरी करके जाने हैं, वीकेंड का रिस्क रहेगा डिम्पी, क्या होनी चाहिए अब एक ट्रेडर्स की राइट स्ट्रैटेजी? देखिए, मोटा मोटी आपने बात बिल्कुल ठीक चुनी है कि एक तो ट्रेडर्स के पास रिस्क है और दूसरा कोई एक्साइटमेंट नहीं है। आज आप देखें, ऐसा नहीं है आप गैप के साथ नहीं खुले, आज आप गैप के साथ खुले थे। आपने गैप पे 44,000 दिखाया था, बैंक निफ्टी के पास 44,000 नहीं है, आपने गैप पे 18,500 को खोला था, जिस पे अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। तो मार्केट का जो गैप वाला हिस्सा था ना, सिर्फ वही हिस्सा है, उसके बाद का एक्शन गुम है बाजार के, और वही एक्शन बाजार को चाहिए कि आप कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं कर रहे हो। यही प्रॉब्लम गिरावट के साथ भी है। मार्केट गैप डाउन करता है, ड्रैग करके नीचे लेके जाता है, लेकिन जो उसको कैरी फॉरवर्ड सपोर्ट्स तोड़ने होते हैं वो नहीं तोड़ता, तो इसलिए चर्निंग होती रहेगी। आज भी चर्निंग का ही डे था, हमने आपको सुबह सुबह बताया था, आप देख भी पा रहे हो, सिर्फ 19 पॉइंट की बढ़त है निफ्टी के पास, और बैंक निफ्टी तो अभी लाल निशान में भी फिसल आया था। खैर, आपके पास सपोर्ट अहम होंगे, आपको सपोर्ट बार बार जाके चेक करने होंगे। जैसे 18,400 का आसपास का सपोर्ट है निफ्टी का, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। 600 650 के बाद ही अब आप खरीदने के लिए आना, नहीं तो नहीं आना। सुबह हमने आपको एक चीज़ और भी बताई थी कि आपके रेजिस्टेंसेस पक्के हो रहे हैं, वजह ऑप्शंस का ट्रेड था। आज भी अगर ऑप्शन चेन आप देखेंगे तो कॉल्स के अंदर कोई बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा, तो पुट्स के अंदर भी नहीं हो रहा। कल क्या हुआ था कि कॉल राइटिंग थोड़ी सीवियर हो गई थी और पुट्स के अंदर एक्यूमुलेशन हुआ, इसलिए रेजिस्टेंस बन गए। आज आप शाम को जब आप एफआईस के नंबर देखेंगे ना, तब भी आप लैकलस्टर ही ट्रेड देखेंगे। ऑटोस को छोड़ दो तो आप बाजार में आज आपको कहीं भी एक्साइटमेंट वाला फैक्टर दिखेगा भी नहीं। आज जाते हैं विक्स पे, वॉलेटिलिटी इंडेक्स 2.5% नीचे है, ये 11 पे चल रहा है। 11 से लेके 13.5 का विक्स कोई मतलब नहीं रखता, आप कुछ सोच ही नहीं पाओगे उसके लिए। पीसीआर पुट कॉल रेशियो 1 के आसपास है, ना बुल्स हावी है ना बियर्स हावी हैं, दोनों के पास कुछ नहीं है, दोनों ही फोर्स लगा रहे हैं और अब बराबर और कांटे की टक्कर है, मैं ये कहूँगा। आप मार्केट की ब्रेथ को जरूर चेक कीजिए। आज हमने सुबह सुबह जब मार्केट ओपन कर रहे थे तो आपको बताया था 1300 शेयर वर्सेस 160 खुले थे। अभी भी मार्केट की ब्रेथ ठीक है, 50 में से 33 शेयर आपको तेज दिखेंगे, निफ्टी के, बैंक निफ्टी के 12 में से 9 शेयर आपको तेज दिखेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपका इंडेक्स नहीं चल रहा। बड़ी वजह इंडेक्स की चर्निंग हो रही है, भले शेयर्स की संख्या ज़्यादा है बट वेटेज वाले शेयर्स नहीं है, तो आपको वो प्रॉब्लम्स थोड़ी दिख रही है। जैसे आज एग्जांपल के तौर पे रिलायंस 2500 के नीचे ही है, अभी ट्रेड कर रहा है और दिन के निचले स्तरों पर आके ट्रेड कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, आपके 4-5 शेयरों की बड़ी बढ़त को वो खो देता है, वो उसको चेक एंड बैलेंस कर देता है। इसको टिपिकली में इंडेक्स मैनेजमेंट कहते हैं। एक और एक्साइटमेंट होता है वह अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर। आज शुरुआत में वो थे, लेकिन अडानी ग्रुप के शेयर्स भी थोड़े ठंडे हुए हैं। इसके अलावा आप कुल मिला के अगर वैसे सारी लेवल अब आप देखेंगे तो आप स्टॉक्स चुनो जहां पे ब्रेकआउट हो रहा है, 5-7% का मूव आता है, निकल जाओ।
आज बेहतरीन ट्रेड था HUL और ITC ट्रेड करने का, स्पेशली HUL दिन के ऊपरी स्तरों पर भी है, सेगमेंट भी ठीक है और FMCG का प्ले भी होना चाहिए, मार्केट ने वैसा ही प्ले कर रखा था। इसलिए ये बाजार इंडेक्स ट्रेड करने का नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड होने का है। यही बात मोटा मोटी अभी भी निकल के आ रही है सामने। अब आपको मानसी ट्रेडर की स्क्रीन बता देंगी उसमें क्या क्या छपा हुआ है और साथ ही मेहमानों से भी कनेक्ट करने वाली है। बिल्कुल, ट्रेडर स्क्रीन आपके टीवी स्क्रीन पर आ जाएगा और इस बीच अगर आप देखेंगे, हाँ स्टॉक स्पेसिफिक बाजार मौके दे रहा है, लेकिन इंडेक्स भी संभलने की कोशिश में लगातार। बैंक निफ्टी दिन के उच्चतम स्तर के बिल्कुल करीब इस वक्त ट्रेड करता हुआ देखेंगे आप। मिड कैप में हम एक्शन देख चुके, इंडेक्स वाइज भी स्टॉक वाइज भी 18,400 से 18,650 की रेंज निफ्टी में मान के चले, 43,800 44,200 इस रेंज को बैंक निफ्टी के लिए मानना होगा। और इस बीच ग्लोबल सेंटिमेंट्स आज सुबह से जो अच्छे नजर आ रहे थे, इस वक्त यूएस फ्यूचर्स भी हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि ग्लोबल सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं। उसका इवेंचुअल इंपैक्ट एशियन मार्केट्स पर, डोमेस्टिक मार्केट्स पर गैप अप ओपनिंग के बाद बाजार ने संभलने की कोशिश की। और इस वक्त भी अगर आप देखेंगे, ऑफकोर्स हम देख रहे हैं उठा पटक है, वॉलेटिलिटी है, वो तो कल से इनफैक्ट ये पूरा हफ्ता ही वॉलेटिलिटी का रहा, लेकिन इस वक्त सेंटिमेंट्स जो है, अंडरटोन जो है बुलिश ही बाजार का नजर आएगा। यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत भी पॉजिटिव देखने को मिली है। आइए ये सारे के सारे सेंटिमेंट्स को लेकर चलते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट के पास और उनसे समझते हैं कि इस मार्केट में फ्राइडे सेशन में जहां लास्ट आवर ऑफ ट्रेड है, इसमें करना क्या चाहिए। हमारे साथ फंडामेंटल एक्सपर्ट आशीष महेश्वरी जुड़ गए हैं, मितेश पांचाल टेक्निकल एक्सपर्ट, और साथ ही थोड़ी देर में नितलेश पावस्कर भी हमारे साथ होंगे। गुड आफ्टरनून टू यू जेंटलमैन। मितेश, आपसे स्ट्रैटेजी हम समझेंगे, लेकिन एक फंडामेंटल आउटलुक, फंडामेंटल अप्रोच आशीष से पहले एक बार समझते हैं ऑटो सेक्टर का। आशीष, आफ्टरनून, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग शो Q3 इनफैक्ट Q4 FY23 में ऑटो सेक्टर, ऑटो एंसिलरी पर लगातार फोकस तो था ही, लेकिन ताज़ा जो डेटा है ऑटो सेल्स के, वॉल्यूम्स अक्रॉस दी सेगमेंट्स अच्छे खासे देखने को मिले हैं। मेजॉरिटी कंपनीज ने अनुमान से ज़्यादा बेहतर ऑटो बिक्री के आंकड़े पोस्ट किए हैं। कुछ चुनिंदा नेगेटिव ज़रूर है, CV सेल्स जो हैं उसमें हो सकता है आने वाले दिनों में नियर टर्म में कुछ सबड्यूड ट्रेंड दिखे, और कमोडिटी कॉस्ट के हेडविंड्स अगर ये परसिस्ट नहीं करते हैं, तो क्या ऑटो सेक्टर के लिए चाल जो है आगे इसी तरह की पॉजिटिव नजर आएगी? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। ऑटो सेक्टर की चाल इनफेक्ट आगे भी पॉजिटिव नजर आएगी और हम बिल्कुल ट्रैक पर हैं इस बार 40 लाख से ज़्यादा व्हीकल बेचने के लिए जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं। और यही रीज़न है कि आज निफ्टी ऑटोमोबाइल इंडेक्स ने भी अपना 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर छुआ है। और हमें एक बात ये समझना बिल्कुल ज़रूरी है कि जो रैली देखने को मिल रही है उसमें काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का है, क्योंकि जो FIs की तरफ से अभी देखने को मिल रही है भारतीय बाजारों में वो ज़्यादा इनबाउंड लुकिंग स्टॉक है, जहाँ पे आपके डोमेस्टिक कंजम्पशन के स्टॉक्स हैं, जैसे ऑटो हुआ, FMCG हुआ। इनफैक्ट आज इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो निफ्टी का है उसने भी अपना 52 वीक हाई बनाया है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल एक ऑटोस एज अ सेक्टर है जहाँ पर अभी भी बिल्कुल आपकी नज़रें होना चाहिए। मुझे लगता है अभी भी हीरो मोटरकॉर्प जैसे स्टॉक जिन्होंने पिछले कई सालों से अंडर परफॉर्मेंस दिया, अब उनका परफॉर्म करने का समय आ गया है। जरूर CV के स्टॉक जैसे अशोक लेलैंड, आयशर मोटर्स पे मैं बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ, बट मेरा मानना है कि जो 2 व्हीलर के स्टॉक है वो आउट परफॉर्म करेंगे और 4 व्हीलर में मुझे लगता है महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति, ये दोनों आपके अभी भी एक बेहतरीन पिक है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली ऑटो स्पेस में तीनों बास्केट से आपको अपने लिए की प्लेयर निकाल के रखना चाहिए, जिस तरह की रफ्तार पूरा ये ऑटो स्पेस दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच आज के लिए क्या होनी चाहिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, अब इंडेक्स पर क्या करें, एक्सपर्ट्स क्या मान रहे हैं, तो पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। हमारे साथ मितेश पंचाल तो हैं ही, हमारे साथ नितलेश पावस्कर भी हैं। गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। नितेश, क्विकली एक बार बाजार की रेंज पे भी एक व्यू दें कि इस वक्त ये 2 दिन की कंसोलिडेशन, 2-3 दिन की कंसोलिडेशन के बाद क्या आप देखना चाहिए अपर एंड पर बाजार को, क्या लॉन्ग्स ऐसे कैरी करने चाहिए निफ्टी पर, क्योंकि इंडेक्स पर तो वो एक्शन ही बहुत लाल है, सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं सारी। एग्जैक्टली सी बेसिकली इंडेक्स ने एक जो उसका अगला टॉप था वहां पे आके थोड़ा पॉज लिया है। पिछले 2 दिन में हमने थोड़ा एक पॉज देखा है, तो नथिंग टू वरी अबाउट इट, ये थोड़ा पॉज है। उसके बाद जो रैली है वो हमारे हिसाब से फिर से रिज्यूम होगी। और अभी जैसे पहले भी हमने बताया था कि आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक ज़्यादा रुझान होना चाहिए अभी, क्योंकि वहाँ पे बहुत एक तगड़ी तेजी है। तो इंडेक्स के तौर पे हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि प्रोबेबली ये जो मंथ की एक्सपायरी है वो कहीं ना कहीं हमें 18,800 18,900 के बीच में, मतलब ऑल टाइम हाई के नज़दीक होनी चाहिए। और वही बैंक निफ्टी के लिए भी एप्लीकेबल है। बैंक निफ्टी में हम 44,500 45,000
रहे हैं ऑन द अपर साइड। सो नेट जो रुझान है इंडेक्स के ऊपर वो हमारा पॉजिटिव है। ये 2 दिन का पॉज था और प्रोबेबली ये कंसोलिडेशन 1-2 दिन और चल सकता है, लेकिन बाय ऑन डिप्स की जो स्ट्रेटेजी है वही लेके चलना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत ही तगड़ा है, तो फोकस जो है वो स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक रहना चाहिए। पे देख पा रहे होंगे और साथ ही साथ मोटा मोटी मितेश का भी यही कहना है कि इस समय भले ही बाजार थोड़ा डल है, लेकिन ये वापस से स्पीड पकड़ेगा अपने सपोर्ट पे और उसके बाद ये मूवमेंट दिखाएगा। यही हमारा भी मानना है कि जो ट्रेंड है मार्केट का वो बुलिश है। सेंटिमेंट के तौर पर ट्रेंड और सेंटिमेंट में फ़र्क होता है। ट्रेंड टिपिकली मेंटेन रहता है, सेंटिमेंट आपके रोज़ ऊपर नीचे हो सकते हैं, हर 10 मिनट में बदल सकते हैं। तो सेंटिमेंट तो दायरे का है, प्रॉफिट बुकिंग का है, लेकिन ट्रेंड ओवरऑल बुलिश है, तो वो आप ट्रेंड के साथ चलें जो आपका फ्रेंड है। आगे बढ़ते हैं, आप कुछ जरा स्टॉक्स की तरफ बढ़ जाएं आगे। निखिलेश पावस्कर भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिलेश जी शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। अपने स्टॉक्स के साथ आप शुरू कीजिए सर। इंडेक्स का मोटा मोटी व्यू हमको मिल गया, रेंज में रहेगा। अपने शेयर बताइए सर आप। सर मैं एक शॉर्ट जाना पसंद करूंगा। पहला काउंटर होगा मेरा इंडसइंड बैंक का। इंडसइंड बैंक में अगर हम लोग देखेंगे बैंकिंग में थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ से मुनाफा वसूली आ सकती है। 1290 के आसपास स्टॉक चल रहा है, यहाँ पे हम लोग बिकवाली प्लान करेंगे। नीचे में 1260 से लेके 1270 ये टारगेट के लिए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को मेंटेन करेंगे। 1105 रुपए का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा। और दूसरा जो काउंटर होगा वो होगा भारत फूल्स का। भारत फूल्स में अगर 792 कंडीशनल ब्रेकआउट होगा, अगर ब्रेकआउट आता है तो 785 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें बाइंग पोजीशंस बनाएंगे। पहला जो टारगेट होगा वो 810 का होगा। 810 के ऊपर सस्टेन कर देता है तो 850 तक भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर एक चीज मैं और एक्स्ट्रा ऐड इसमें करना चाहता हूँ, टाटा स्टील में अगर हम लोग देखेंगे तो कंटिन्यूसली कुछ लास्ट दिनों से एक बेस बना है, लेकिन आज वो बेस का ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। अगर टाटा स्टील 108 रुपए 50 पैसे के आसपास क्लोजिंग दे देता है तो हम लोग 106 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें लॉन्ग जाना पसंद करेंगे। 115 से लेके 120 ये पोजिशनल टारगेट हो सकता है। ठीक है, तो टाटा स्टील पे एक बार आपकी रिकमेंडेशन ध्यान रखा जाए। टाटा स्टील 105 106 के आसपास एक मेक ब्रेक लेवल क्रिएट करता है और ये वहीं से दिख रहा है। अब आप कोई भी 104 105 का स्टॉप लॉस, जैसे नितिश आपको बता भी रहे हैं, रख के आगे बढ़ सकते हैं। इसके अंदर मूवमेंट आ सकता है और जब भी मार्केट थोड़ा भी ठीक होगा ना तो मेटल्स पार्टिसिपेट जरूर करेगा, चर्निंग के हिसाब से, मैनेजमेंट के हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से और वेटेज के हिसाब से। ये चारों के चारों चीज़ें इसके हक में जाती हैं। हिंडाल्को, टाटा स्टील ज़्यादा एग्रेसिव रहेंगे बजनस्पत किसी और शेयर्स के। आगे बढ़ते हैं, एक शेयर मेरे पास ब्रेकआउट का भी है, मैं जरा वो पता कर लेता हूँ मिथिलेश से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मितेश जी एक बार जरा एक शेयर चेक करना, वो है कोपरान। डेली चार्ट लगाओ, आपको दिखेगा 200 दिनों के एवरेज का ब्रेकआउट। प्राइस एक्शन ज़बरदस्त है। अब अभी शेयर के अंदर एंट्री करने का समय आ गया सर। कोपरान बहुत ही सही स्टॉक आपने चुना है, इसलिए चुना है कि जो बॉटम था 101 का 24 ऑफ मार्च 2023 का, वहाँ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली हमने देखी 159 तक 28 अप्रैल। 28 अप्रैल के बाद अगर आप वीकली चार्ट देखो तो 4 वीक के लिए 5 वीक के लिए वो कंसोलिडेशन जोन में था बिटवीन 159 ऑन द अपर साइड एंड 140 ऑन द डाउन साइड। वो जो चैनल ब्रेकआउट है वो ये वीक, करंट वीक में हमको देखने के लिए मिला है, क्योंकि लास्ट वीक का जो लो था 140, वहाँ से एक बहुत ही तगड़ी रैली है अप टू 160। तो डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट मिला है और बहुत टाइम के बाद ऐसा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। लास्ट टाइम ऐसा प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट हमने नवंबर 2021 में देखा था। तो कोपरान डेफिनेटली बाय एट द करंट लेवल। ऑन द सेफर साइड यू कैन पुट अ स्टॉप लॉस। आप 140 का स्टॉप लॉस, जो लास्ट वीक का स्टॉप लॉस था, वो लगा के चल सकते हैं। और इसमें पहला हमारा टारगेट जो ऊपर साइड में रहेगा वो रहेगा 194 का, और उस 194 अगर क्रॉस होता है तो वी विल स्ट्रेट अवे गो टू 240। टारगेट इसलिए बड़े हैं क्योंकि ये स्टॉक ने मेजर रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया है। तो अभी ये बहुत ही एक लंबी छलांग के लिए, लंबी बारी के लिए स्टॉक रेडी है। तो अगले 1 से 3 महीने में ये टारगेट्स डेफिनेटली आ सकते हैं। चलिए, कोपरान एक अच्छा बढ़िया ऑब्जर्वेशन, 9% तक की तेजी के साथ इस वक्त स्टॉक ट्रेड करता हुआ आप देख रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बार न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को आज देखना चाहिए, और पर्टिकुलरली शुरुआत नितिलेश हम जोमेटो से करना चाहेंगे। जोमेटो के चार्ट्स आप देखिए, करीब 4% की तेजी ये देख रहा है।
इनफैक्ट अगर आप देखें ऑलमोस्ट 6% अप मूव आज दिखा चुका है। अब मार्केट कैप जो है 61,000 करोड़ के पार चला गया है। कुछ दिनों पहले जब ओएनडीसी की खबरों ने तूल पकड़ा था तब न्यू एज टेक्नोलॉजीज के लिए काफ़ी कुछ कहा जा रहा था, लेकिन ओएनडीसी की खबर जो है न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक या जोमेटो जैसे कंपनी के लिए बिल्कुल भी कोई हर्डल नहीं बनकर निकली। इनफैक्ट स्टॉक में अच्छा मूव है और इस वक्त बाजार के ही नहीं, डोमेस्टिक मार्केट्स के नहीं, ग्लोबल मार्केट के एक्सपर्ट्स जैसे कि क्रिस वुड का भी कहना है कि ये आगे चलकर मार्केट को काफ़ी अच्छा बिगर इनिशिएटिव और बिगर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। जोमेटो के साथ साथ बाकी एज न्यू एज टेक्नोलॉजी को भी देखें। नायका के स्टॉक प्राइस में अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में हम देख रहे हैं और पेटीएम नायका का स्टॉक 7% चल गया है। ये क्या न्यू एज टेक्नोलॉजी की वन ऑफ या एक आध दो दिन की मूव नजर आ रही है या फिर ये मूव अच्छी दिखेगी? टेक्निकली चार्ट्स क्या कह रहे हैं? अगर हम लोग जोमेटो की बात करेंगे तो मेरा जोमेटो के ऊपर व्यू जो है वो काफी क्लियर है। जिस दिन भी ये 75-77 रुपीज के ऊपर ब्रेकआउट दे देगा तो 102 से लेके 105 ये लेवल स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, नीचे में 67 से लेके 68 एक क्लोजिंग बेसिस के ऊपर स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। और दूसरा जो काउंटर आपने पेटीएम के बारे में कहा, पेटीएम को मैं काफी दिनों से ट्रैक कर, पेटीएम का एक लेवल है 725 से लेके 730। ये जिस दिन ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर में हमें 8 से लेके 10% का अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो जोमेटो और पेटीएम थोड़ा सा हम लोग कॉन्ट्रा प्ले कर सकते हैं, इसमें एक बढ़िया तेजी हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन कंडीशनल बाय होंगे। अब जोमेटो पे तो कोई कॉन्ट्रा प्ले बनता ही नहीं है। इनफैक्ट इसके लिए बहुत सारे पॉजिटिव्स दिखने लग गए हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि और एचएनआई बाइंग इसमें शुरू हो गई है। इनफैक्ट अभी क्रिस वुड से जब बात कर रहे थे हमारे मैनेजिंग एडिटर तो भी उन्होंने जोमेटो की बात की। बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स दिख रहे हैं जोमेटो के लिए, ठीक है। लेकिन इस बीच कुछ दूसरे स्टॉक्स देखते हैं। बेस्ट एग्रो लाइफ, इसको एक बार मितेश आप चेक करें। कुछ इसके रिजल्ट्स के बाद मैनेजमेंट के जो कॉन कॉल आज ये 10-10.5% की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है। मैनेजमेंट के कॉन कॉल में कुछ इंपॉर्टेंट बात जो निकल कर आई हैं वो ये कि इन्होंने कुछ नए पेटेंट प्रोडक्ट स्टार्ट किए हैं और ये रिफ्लेक्ट होना जाएंगे Q1 और Q2 में। तो ये तेज़ी का मोमेंटम जो अभी स्टार्ट हुआ है स्टॉक में, क्या ये अभी सस्टेन रहेगा? क्या कह रहे हैं आपके चार्ट्स? चार्ट के ऊपर ये जो आज के है अराउंड 10% इन टर्म्स ऑफ, अगर हम वैल्यू देखें तो 92-93 रुपीस बढ़ा है आज स्टॉक। तो हमारे हिसाब से मोमेंटम बहुत ही स्ट्रांग है। एक या दो दिन के लिए गोइंग फॉरवर्ड शायद स्टॉक जो है वो कंसोलिडेशन फेज में जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से डेली और वीकली ब्रेकआउट आज के दिन के मूव के बाद आया है वो प्रॉमिसिंग है। हमें लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड तेजी है वो सस्टेन रहेगी। तो अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप होल्ड कर सकते हो। प्रॉफिट बुकिंग की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए डे लेवल पे। ओके ठीक है। दो शेयर हमेशा जोड़ी में देखे जाते हैं, उसमें अगर एक आदमी भी कोई बात कह देना तो दूसरे के ऊपर भी लागू हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ HEG और ग्रेफाइट्स की। HEG एक कंपनी, ग्रेफाइट एक अलग कंपनी, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल कोरिलेट होकर चलते हैं। HEG की कॉन कॉल हुई, उसके अंदर कुछ एक अहम जानकारियाँ निकल के आई। आशीषा के पास वो सारी डिटेल है, शेयर आज 9% के ऊपर है। एक बार जरा ग्रेफाइट भी दिखा के रखना। तो हो सकता है HEG और ग्रेफाइट आने वाले दिनों में कोरिलेट भी करें इन द टर्म्स ऑफ अ प्राइस, मतलब प्राइस एक्शन में भी। एक बार HEG से क्या निकल के आया वो समझ लेते हैं। आशीषा बताएं। जी हाँ, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर्स HEG और ग्रेफाइट में आज काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। HEG के मैनेजमेंट ने कल एनालिस्ट से बातचीत की और उससे कई मैनेजमेंट कमेंट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। उन्होंने बताया कि नियर टर्म में हेडविंड्स हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म आउटलुक इंडस्ट्री का काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। नियर टर्म की बात करें तो स्टील डिमांड अभी काफ़ी स्लगिश है। उनका मानना है कि सेकेंड हाफ ऑफ FY24 से डिमांड अच्छी होती हुई नज़र आएगी। मार्जिन्स की बात करें तो कंपनी का मानना है कि मार्जिन्स भी बढ़ सकते हैं। नीडल कोक जो मेन रॉ मटेरियल है उसके प्राइसेस गिर सकते हैं, जिसके चलते मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म आउटलुक की बात करें तो डीकार्बनाइजेशन एक ट्रेंड है द ग्लोब। डीकार्बनाइजेशन के चलते कंपनी की डिमांड, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स की डिमांड बढ़ सकती है। इनफैक्ट यूएस और चाइना के बारे में इन पर्टिकुलर कंपनी ने कहा है। सबसे पहले चाइना की बात करते हैं, जहां कंपनी का मानना है कि चाइना से अच्छी डिमांड आती हुई नजर आएगी। यूएस की बात करें तो कंपनी ने पिछले 2 से 3 साल में यूएस सेल्स 2.5 से 3 टाइम्स बढ़ाए हैं और कंपनी यूएस सेल्स पे इन पर्टिकुलर फोकस करना चाहती है। इसके अलावा कंपनी ने कैपेक्स प्लान्स के बारे में भी बातचीत की, जहां कंपनी ने कहा कि कंपनी की कैपेसिटी 80,000 टन से 1 लाख
टन्स बढ़ जाएगी अगले कुछ हफ्तों में। और कंपनी ने काफ़ी कैपेसिटी एक्सपेंशन पर पिछले कुछ सालों में भी फोकस किया है। उन्होंने कहा कि कैपेसिटी एक्सपेंशन काफ़ी टाइमली है और इस कैपेसिटी एक्सपेंशन के चलते कंपनी इंक्रीजिंग डिमांड पर फोकस कर रही है। सो ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छी कमेंट्री आई है एचईजी के मैनेजमेंट से और इसी के चलते दोनों ही इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर्स एचईजी और ग्रेफाइट आज फोकस में है। बिल्कुल, दोनों के दोनों शेयर ऊपर है, इसलिए कि मैंने कहा ना कमेंट्री भले एक ही मैनेजमेंट की हो लेकिन असर दूसरे पर भी पड़ता है। और अगर आप स्क्रीन पर ग्रेफाइट भी लेके आएंगे, एचईजी और ग्रेफाइट आपको दोनों का चार्ट दिखा देते हैं, एक करीब 10% तो दूसरा भाई 11% है और दोनों के अंदर एक साथ ही प्राइस एक्शन आया है। अगर आप इनका 5 डेज या 7 डेज का चार्ट दिखाएं तो आपको और पता लग जाएगा। तो इन दोनों में से क्या कोई एक शेयर रखा जा सकता है कि दोनों रखे जा सकते हैं? नितलेश से ज़रा समझते हैं। नितलेश, क्योंकि दोनों का नेचर एक जैसा है, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स वगैरह बनाते हैं, तो इन दोनों में किसी एक को चुना जा सकता है या फिर दोनों को देखें? या आप इनका वीकली चार्ट भी मोटा मोटी एक जैसा ही देख पा रहे होंगे, दोनों का चार्ट? जी, मैंने दोनों चार्ट देखे और मुझे जो चार्ट पसंद आ रहा है वो ग्राफाइट का ज्यादा पसंद आ रहा है। इसका मैंने मंथली और वीकली चार्ट दोनों का चार्ट देखा और चार्ट देख के जो अंदर से फीलिंग आती है कि ये वाला काउंटर काफी तगड़ा हो सकता है, तो मेरे हिसाब से ग्राफाइट के साथ जाना मैं पसंद करूंगा। 374 रुपीज का रेट चल रहा है, थोड़ा सा अगर डीप मिलता है 360 के आसपास से थोड़ा सा क्वांटिटी ले सकते हैं और 350 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे। आने वाले समय में ये स्टॉक 420 से लेके 440 ये लेवल भी दिखा सकता है। मोमेंटम में स्टॉक है लेकिन क्वांटिटी थोड़ा सा कम कर लेना और नीचे में अगर 360 मिलता है तो तब क्वांटिटी आप ले सकते हैं। ठीक है, डन। तो आपने एचईजी और ग्रेफाइट में से ग्रेफाइट को चुना। हाँ, इन दोनों के बिजनेस में एक चीज़ का फ़र्क है। बिजनेस क्या मतलब, इन दोनों में एक मोटा फ़र्क है, वो है प्राइस एक्शन का। वो 1300 का शेयर है, 300 का शेयर है, बस सिर्फ इतना ही फ़र्क है। और ये बात ठीक है, काफ़ी हद तक थोड़ा पहले छोटे शेयर्स के अंदर आ जाओ, हालांकि एब्सोल्यूट टर्म में देखना चाहिए, लेकिन फिर भी ग्रेफाइट का चार्ट ज़्यादा अच्छा है। आप इस पर एक बार एंटर कर सकते हैं, 450 तक भी ये शेयर जा सकता है, 360 355 तक भी मिल जाए, ले लेना, कुछ अभी भी प्लस किया जा सकता है। ये ग्रेफाइट के लिए बाय कॉल होगी और एचईजी की कमेंट्री पे ग्रेफाइट बाय कॉल आ गई आपके पास। एक छोटा तो 1 लाख का होगा सेंसेक्स, ये हम नहीं बाजार के जाने माने दिग्गज कह रहे हैं। जी हाँ, जेफरीज के क्रिस वुड जब हमारे साथ जुड़े, ईटीनाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया के साथ जब वो बातचीत कर रहे थे, उन्होंने इस बात की शुरुआत की। उनका ये कहना था कि आने वाले 5 साल में सेंसेक्स 1 लाख तक जाने की क्षमता रखता है। उसके बाद इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव जिसका आगाज कल से हुआ है, लगातार हम बाजार के धुरंधर दिग्गजों से बातचीत कर रहे हैं। उन सभी दिग्गजों का, नीलेश शाह को आपने सुना, शंकर शर्मा, मार्क मोबियस भी, सभी का ये कहना है कि सिर्फ 1 लाख नहीं, 1 लाख के पार भी और बड़ा सफर सेंसेक्स तय कर सकता है। और अगर आपको बताएं, पिछले 5 साल के ट्रेंड को भी अगर देखेंगे तो ये बात जो है रैशनल नजर आ रही है। हो सकता है क्योंकि पिछले 5 साल के ट्रेंड में अगर आप देखेंगे 35,000 से बढ़कर 62,000 का सफर सेंसेक्स ने तय किया है। 5 साल के एपीएस ग्रोथ में भी 11% तक के लेवल्स देखने को मिले हैं। और अब आने वाले 5 साल में अगर सेंसेक्स को इस लेवल तक, इस गति के साथ आगे बढ़ना है तो कैगर बेसिस पर यानी सालाना आधार पर 10% की ग्रोथ दिखानी होगी। जरूरी ईपीएस ग्रोथ जो है 15% की होगी। और साथ ही बाजार के जाने माने दिग्गज का ये भी मानना है कि मेजॉरिटी सेक्टर्स जो हैं उनका प्रदर्शन काफी अच्छा होगा, जैसे रियल एस्टेट, फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंजम्पशन थीम। और इसी के चलते सेंसेक्स के लिए इस तरह का सफर तय करना बिल्कुल आसान होगा। तो बाजार की ग्रोथ स्टोरी पर तो लगातार फोकस है ही हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स का भी, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक जहां हम बात कर रहे हैं, आशीष आपसे जानना चाहूंगी कौन से सेक्टर्स हैं जो कि आपको लगता है कि आने वाले कुछ सालों में इस तरह की ग्रोथ स्टोरी को डिफाइन करने में सबसे ज्यादा मदद करेंगे। पर्टिकुलरली जो सेक्टर्स में हम अप्रोच देख रहे हैं वो तो है ही, लेकिन कुछ साइडवेज सेक्टर्स, कोई थीम आप इस वक्त चुन रहे हैं जिन पर निवेश के नजरिए बनाए जा सके? देखिए, सबसे बड़ा सेक्टर और जिसका सबसे ज्यादा वेटेज इंडाइसेस में है वो है बीएफएसआई। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इंडेक्स 1 लाख हो जाए, बीएफएसआई सेक्टर का परफॉर्मेंस नहीं, क्योंकि वो तो आपके बैरोमीटर है इकोनॉमी का, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। तो मुझे लगता है सबसे पहला जो कॉल लेना चाहिए वो बैंकिंग सेक्टर पे ही लेना चाहिए। और वहाँ पर भी मेरा सलाह रहेगी कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स हैं तो वो उसमें सबसे ज़्यादा
मुझे मोमेंटम नज़र आता है और सबसे ज़्यादा ग्रोथ नज़र आती है, क्योंकि कंपेयर टू जो पीएसयू बैंकिंग स्टॉक सबसे ज़्यादा उसमें इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, रिटेल पार्टिसिपेशन कम है और ग्रोथ ज़्यादा है। तो इसलिए मेरी सलाह अभी भी रहेगी कि एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक हैं वो आउट परफॉर्म करते रहेंगे यहाँ पर। तो पहला सेक्टर हुआ बैंकिंग। दूसरा, जैसा मैंने कहा था कि ऑटोमोबाइल एक सेक्टर है जो बिल्कुल आपकी रडार पे होना चाहिए, क्योंकि यदि 7% की दर से आपकी जीडीपी बढ़ेगी तो जो ऑटोमोबाइल में बूम आएगा वो काफ़ी बड़ा रहेगा। दूसरी बात है, 140 करोड़ लोग हैं अभी भी, तो अल्टीमेटली आपको गाड़ियाँ तो चाहिए ही लोगों को कम्यूट करने के लिए, और यहाँ पर जो डिमांड है वो मेरा मानना है काफ़ी बनी रहेगी। और इशू ये है कि लिस्टेड कंपनियां बहुत कम है अभी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में डायरेक्टली देखा जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टॉक है वो आपको हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीवीएस जैसे स्टॉक ही आपको चेस करने होंगे, तो इनके वैल्यूएशन आगे जाके और रिच होंगे। तीसरा जो सेक्टर मुझे पसंद है वो है एफएमसीजी, क्योंकि वो भी एक आपकी डोमेस्टिक इनवर्ड लुकिंग सेक्टर है, और जब इतने लोग हैं तो उनको खाने के लिए और कंजम्पशन के लिए बिल्कुल चीज़ें चाहिए ही रहेंगी। तो यहाँ पर मेरी सलाह रहेगी बिल्कुल आईटीसी, एचयूएल, नेस्ले जैसे स्टॉक अभी भी मुझे सस्ते नज़र आते हैं और अच्छा रिटर्न आगे देने का भी इनमें दम कम है। तो ये 3 सेक्टर मेरा मानना है, इंडेक्स 1 लाख और नो 1 लाख ये चलते बिल्कुल। इनफैक्ट ऑटो भी चल रहा है, और आप देखें तो एफएमसीजी स्पेस में भी अच्छी खासी मूव है। वो डिफेंसिव स्पेस नहीं रह गई है, वो अपनी स्पेस अपनी मूव पे चल रहे हैं। और फार्मा भी अभी आजकल कुछ सेलेक्टेड स्टॉक्स में इसी तरह की मूव दिख रही है। लेकिन कुछ ट्रेडिंग के व्यूज़ के बेसिस पे कुछ और स्टॉक्स लेते हैं। इनफैक्ट एक स्टॉक मैं चेक कर रही थी और मुझे एकदम ध्यान आया कि ये तो मितेश ने भी शायद रिकमेंड किया था। मितेश, बेस्ट बिरला कॉर्प में लगातार 980 से जो मूव आई है 1160 तक चल रहा है ये स्टॉक। आपके कहाँ तक के लेवल्स थे, एक बार फिर से बताएंगे? आपके व्यू क्या था और किस वजह से इसमें तेजी आपके हिसाब से होती है? हमने बिरला कॉर्प जो है वो लास्ट शो में रिकमेंड किया था, और उसका जो लेवल्स था मुझे चेक करना पड़ेगा। ओके, हाँ, उसका जो लेवल था वो 940 पे किया था, और हमने बताया था कि उसमें बहुत ही एग्रेसिव मूव आएगा। पहला टारगेट उसका 1400 का था, 1400, दूसरा टारगेट 1600 का था, और हमने 9 से 12 महीने की समय अवधि दी थी। इसीलिए कि इसमें बहुत ही लंबे अरसे के बाद प्रियंका जी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया था लास्ट वीक को, और वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जो है ये वीक में वो कंटिन्यू हुआ है। तो हमारे हिसाब से द रैली अभी जस्ट स्टार्ट ही हुई है और बहुत ही लंबी बारी के लिए ये स्टॉक रेडी है। तो पहला टारगेट 1400 का रहेगा, उसके ऊपर हमारा डेफिनेटली एक ध्यान और रुझान रहेगा। और दूसरा जो स्टॉक अभी डिम्पी जी बता रहे थे, वो जस्ट वुड लाइक टू मेंशन इट अगेन कि हमने HEG हेग जो है वो 1000 हमने जो HEG है वो भी रिकमेंड किया था, और उसमें भी आज देखिए बहुत ही शानदार बढ़त है। 1540 और 1700 के 2 टारगेट्स दिए थे, और आज स्टॉक जो है वो 9-9.5% ऊपर है 1300 के लेवल के ऊपर। तो ये 2 स्टॉक है जो हमने रिकमेंड किए थे। उसके अलावा जिस दिन हेग रिकमेंड किया था उस दिन एस्ट्रल भी रिकमेंड किया था और जोमेटो भी रिकमेंड किया था। कुछ रिकमेंडेशन पास्ट की थी लास्ट वीक की, जो ये वीक में बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रही है। हम तो चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को फ़ायदा हो, आपकी रिकमेंडेशन पे वो पैसा बनाएं। आप अभी ऊपर के लेवल्स और देख सकते हैं। बिरला कॉर्प पे 1400 तक के लेवल आ सकता है, यानी ये जो तेज़ी का मूव है ये बना रह सकता है। थोड़ा पोजिशनली आप वेट करें इसमें, और कुछ और भी तमाम स्टॉक्स जो हम बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ खबर डीलिंग रूम से जो गपशप डिम्पी हम तक लेकर आए हैं, एक खास सेगमेंट में खबर गर्म है। आइए समझते हैं आज कौन सा स्टॉक है। बताएं डिम्पी, कौन सा स्टॉक है आज? काफी अच्छी सक्सेस रेट रहती है हमारे इस सेगमेंट की भी। हाँ बिल्कुल, काफ़ी कोशिश भी करते हैं कि ताकि डीलर से हम पता कर पाएँ, और हमने सेगमेंट को ऐसा बनाया कि कम से कम 10-12 अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस के कांटेक्ट में रहते हैं। तो कभी किसी से मिल जाती है, कभी किसी से खबर मिल जाती है, तो किसी के पास लोड भी नहीं होता और हमारा भी काम बन जाता है और आपका भी काम बन जाता होगा। आज हालांकि
शुक्रवार का दिन भी है, कोइंसिडेंटली हमको खबर लिकर स्टॉक से रिगार्डिंग मिल गई। हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था कि इससे जुड़ी हुई खबर हमको मिल जाए, लेकिन कोइंसिडेंटली मिल गई और अब हमको अच्छा भी लगा कि आज दिन भी ठीक है। फिर हमने इसके चार्ट चेक किए तो ब्रेकआउट भी था, तो फिर हमने खबर की और डिटेल मंगवाई और डिटेल थोड़े पता की। खबर इसके अंदर ये है कि करीब 60 करोड़ रुपया ये कैपेक्स पे खर्च करने जा रही है अपनी। इनकी उत्तर प्रदेश में और उड़ीसा में दोनों ने लैंड डील ली थी, उसकी कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज़ रह गई थी, वो काफ़ी हद तक इनकी अब पूरी हो गई हैं जो मेरे पास जानकारी है। और उसके बाद कंपनी अब इनमें कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए पैसा खर्च करेगी। मेरे पास जो जानकारी है वो 40-20 है, यानी कि 40 करोड़ रुपए एक जगह, 20 करोड़ रुपए एक जगह होगा। कुल मिला के करीब 60 करोड़ रुपया होगा जो कंपनी लगाना चाहेगी आगे चल के कैपेसिटी एक्सपेंशन पे। ध्यान रखा जाए, लिकर और एथेनॉल दोनों की कंपनी है, ये एथेनॉल ब्लेंडिंग में भी है, ये एथेनॉल भी बनाती है। दूसरा पॉइंट मेरे पास ये है कि बड़े घरेलू फंड्स की तरफ से भी कुछ खरीदारी हुई है। जब रैशनैलिटी समझी गई कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बड़े फंड इसके अंदर आ रहे हैं, दो बड़ी वजह सामने निकल के। पहला एक तो चुनावी ईयर है, आपको पता है कि ये पूरा साल चुनावों में निकलेगा, फिर 2024 के चुनाव है तो प्रोडक्शन अपने पूरे शबाब पे है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्रेकआउट आया हुआ है, तो जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं वो भी बड़े एचएनआईज को ल्योर कर रहे हैं कि आप इस शेयर के अंदर आके ट्रेड ले सकते हैं। शेयर करीब करीब अब 9% ऊपर आ चुका है। एक बड़ी रोचक जानकारी और भी हमारे हाथ लगी, वो ये थी कि तेलंगाना में ना इन्होंने विस्की के लिए अप्लाई किया था उसकी सरकार से, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। हो सकता है कंपनी वापस उसके लिए फिर से मंजूरी के लिए अप्लाई करे। हालांकि थोड़ा रेगुलेशन का मैटर है, वो 4 महीने के बाद जाएगी अप्लाई करने के लिए कि अभी चली जाएगी, थोड़ा मुश्किल है कहना, बट वो वापस से रीअप्लाई ज़रूर करेगी। ये खबर हमारे हाथ में आई है। तो कुछ कुछ खबरें हमने आपके सामने रखी हैं, तो ग्लोबल स्पिरिट्स इस पर आप ज़रूर ध्यान रखिए। मानसी कह रहे हैं कि ये आपने चुना नहीं है, आपके पास आ गया। मैं मानती कि कोइंसिडेंस है, क्योंकि आपने खुद अभी कहा कि ढेर सारे सोर्सेज हैं और कई सारे सोर्सेज से कई सारी खबरें आती है, लेकिन आपने इसे आज के दिन छांटा है, तो ये आपको कहना चाहिए। आप नहीं छांटा नहीं है। जिस हम सोर्स से बात कर रहे थे उसने हमको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी, फिर हमने दूसरे से बात ही नहीं की। तो एक पॉइंट तो ये था, और दूसरी बात मैंने इसलिए स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर पहले ही दे दिया कि मैंने ढूंढा नहीं है, कोइंसिडेंटली आ गया है हमारे पास। चलिए, तो शुक्रवार को हमारे व्यूवर्स के लिए लिकर स्पेस है ग्लोबल स्पिरिट्स, जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। न्यूज फ्लोज ढेर सारे हैं, लेकिन एक और स्पेस है जिस पर नजर है भी और काफी अच्छा एक्शन भी है। ऑटो बिक्री के आंकड़े अनुमान से भी बेहतर आए हैं, और इस बेहतर आंकड़ों के बाद हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। इन आंकड़ों में क्या है खास, फाइन प्रिंट्स क्या निकल कर आ रहे हैं, और आगे की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी फैक्टर्स इन दोनों स्टॉक्स के लिए क्या है, आइए सृष्टि से समझते हैं। सृष्टि, आप बताइए। जी हाँ, ऑटो बिक्री के इस बार जो आए हैं वो उम्मीद से बेहतर आते हुए दिखे हैं, और खास तौर से 2 व्हीलर सेगमेंट में ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा है। और हमने अपने दर्शकों को अनुमान के समय ही बताया था कि खास तौर से 2 व्हीलर पे नज़र रखिए, क्योंकि जिस तरीके से मैरिज सीजन गया है, कई सारे डीलर्स ने इंडिकेट किया था कि जो बिक्री है वो महीने दर महीने बढ़ती हुई नज़र आई है, और कंपनीज़ ने अनुमान के मुताबिक भी उससे भी ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन दिया है। जहाँ पे खास तौर से बात करें टीवीएस मोटर्स और साथ ही हीरो मोटोकॉर्प के, हीरो मोटोकॉर्प ने काफ़ी अच्छे तरीके से सरप्राइज किया है। महीने दर महीने 31% की यहाँ पे बढ़त देखने को मिली है, और एक बार फिर 5 लाख के ऊपर कंपनी ने मई महीने में गाड़ियाँ बेची हैं। इसके पीछे की वजह कंपनी बता रही है कि रूरल में मांग जो है बढ़ती हुई नजर आई है, और आगे भी जो है इस तरीके का डिमांड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, ऐसा कंपनी का कहना है। और इसके चलते आप देखिए स्टॉक में जबरदस्त तेजी है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है हीरो मोटोकॉर्प। इसके अलावा टीवीएस मोटर्स की बात करें और बजाज ऑटो भी, दोनों के ही सेंटिमेंट्स बिल्डअप नजर होते हुए आए हैं, पर टीवीएस मोटर खास तौर से क्योंकि का 2 व्हीलर सेगमेंट में इंडिया में अच्छा खासा प्रेजेंस है, और उसको लेकर सब्सिडी कीमतों के जो कटौती है उसकी भी खबरें आई हैं, तो कि नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है, पर इसके बावजूद जो कंपनी की बिक्री है वो साल दर साल अगर हम देखें तो वहाँ पे 9% का इजाफा हुआ है, और महीने दर महीने भी 8% की वहाँ पे बढ़त देखने को मिली है। और साथ ही कंपनी का कहना है कि 30,000 से ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं वो उनकी अभी ऑर्डर बुक में है इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर को लेके। तो ये पर्टिकुलर सेगमेंट बजाय हेडविंड्स के बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, और उनके एक्सपोर्ट्स में भी 7% का हमने जंप देखा है महीने दर महीने। तो खास तौर से हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स, ये पर्टिकुलर कंपनीज शानदार प्रदर्शन करती हुई आई हैं मई महीने में।
साथ बने रहें। एक और खबर है जिस पर आपसे हम सारी रिसर्च लेंगे, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर बिल्कुल एक तो आंकड़े अच्छे आए हैं और इस वक्त अगर आप देखेंगे दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड करता हुआ हीरो मोटोकॉर्प और साथ ही टीवीएस मोटर में भी 3% की तेजी। मितेश, दोनों स्टॉक में से किसके चार्ट ज्यादा एक्टिव, किसके चार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपको नजर आते हैं? हीरो मोटो वी आर ऑफ द व्यू के हीरो मोटोकॉर्प ने जो वर्टिकल राइज दिया है टू द ट्यून ऑफ 2300 से लेके 2800 तक, वो बहुत प्रॉमिसिंग है। और गोइंग फॉरवर्ड जो इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस उसका है अराउंड 2900, वो बहुत ही जल्द क्रॉस होगा। और स्टॉक वीकली बेसिस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, और स्टॉक जो है एक नई ट्रेडिंग रेंज में एंटर होके उसका जो अपना ऑल टाइम हाई जो लगाया था 2017 में 4091.95 टू बी वेरी प्रिसाइज, वो क्रॉस करेगा। तो हमारे हिसाब से हीरो मोटोकॉर्प में एक री रेटिंग हुआ है, एक नई तेजी की शुरुआत हुई है। डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर स्टॉक को बाय करना चाहिए। रेटिंग हुई है और इनफैक्ट ये चल रही है। हमने काफ़ी समय पहले ये बात की थी कि अब आपको टू व्हीलर स्पेस में इन दो स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए, स्पेशली हीरो मोटोकॉर्प, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल तो ऑलरेडी चल रहे थे, पैसेंजर व्हीकल में मूव थी, ट्रैक्टर सेगमेंट चल रहा था, सिर्फ टू व्हीलर स्पेस की मूव मिसिंग थी बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजंस। अब वहाँ पर आपको मूव शुरू हो गई है। लेकिन आज एक स्टॉक जो पीछे काफ़ी चला, बायोकॉन, उसमें 2% की गिरावट की है। सृष्टि के पास एक न्यूज़ है, रिसर्च, हालांकि ये सुबह हमने मॉर्निंग में डिस्कस की थी, थोड़ी और डिटेल्स लेकर हमारे साथ सृष्टि आई है। सृष्टि बताएं, ये वो पर्टिकुलर एक ड्रग के लिए की वजह से ही बायोकॉन आज प्रेशर में है? जी बिल्कुल, बायोकॉन एक पर्टिकुलर ड्रग जो कि आप देखें अर्थराइटिस की ड्रग थी, उसको यूएस में जुलाई में लॉन्च करने के प्लान्स बना रहा था और कंपनी काफ़ी समय से इस लॉन्च की तैयारी कर रही थी। हालांकि एक ये जेनरिक बायोसिमिलर प्रोडक्ट है जहां पे सिर्फ बायोकॉन ही नहीं, इनके अलावा 8 से 10 और कंपनीज जुलाई महीने में, जहां पे एक्सक्लूसिव राइट्स ख़त्म होती हैं, उसके बाद ये लॉन्च करने की तैयारी में थी और इसका मार्केट जो है काफ़ी बड़ा है और बायोकॉन इस अपॉर्चुनिटी को काफ़ी अच्छी तरीके से देख रही थी। पर उसके पहले ही दूसरी कंपनी ने अनाउंस किया है कि जब जुलाई महीने में ये लॉन्च करेंगे इस पर्टिकुलर ड्रग को, तो उसमें करीब 85% की कटौती होगी। जो पेटेंटेड ड्रग थी और जो जेनरिक ड्रग थी, उन दोनों के प्राइजेज में जब जेनरिक प्लेयर्स घुस जाते हैं तो काफ़ी कटौती होती है। पर इसका एक इम्पैक्ट आप बायोकॉन के शेयर प्राइस इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एनालिस्ट उम्मीद कर रहे थे कि जो प्राइस डिफरेंस होगा वो कहीं ना कहीं आप देखें तो 45 से 50% के बीच में होगा। पर इसके पहले ही अगर हम देखें, दूसरा बड़ा प्लेयर जो कि कोरस बायोसाइंसेज है, उसने हुमेरा के लॉन्च में 85% का प्राइस कट ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, जो कि बायोकॉन के लिए पॉजिटिव खबर इसलिए नहीं है क्योंकि एनालिस्ट इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे थे और FY24 में उनका मानना था कि $100 मिलियन तक ये पर्टिकुलर ड्रग बायोकॉन के फाइनेंशियल्स में सपोर्ट कर सकती है और फिर वित्तीय वर्ष 25 में जाके अगर हम देखें तो $250 मिलियन का उनका उम्मीद थी। तो इस प्राइस कट के बाद हो सकता है बायोकॉन को भी कुछ प्राइस कट्स लेने पड़े, कम कीमत पे ये दवा लॉन्च करनी पड़े यूएस में, और जिसके चलते जितने भी एस्टिमेट्स हैं वो हिलते हुए नजर आएंगे, उनमें एक करेक्शन आते हुए हम देख सकते हैं। तो ये बड़ी खबर के चलते आज हम देख रहे हैं बायोकॉन सुबह से ही आज नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। तो बड़ी वैक्सीन एक ड्रग था, उसको कंपटीशन ने 85% डिस्काउंट पे लॉन्च कर दिया और उसके चलते आप स्टॉक पे दबाव देख रहे हैं। आशीष, ये तो क्योंकि रेवेन्यू लॉस होगा, 100 मिलियन बता रही हैं अभी सृष्टि भी, ये रेवेन्यू लॉस के एंटिसिपेशन में तो बायोकॉन और अभी प्रेशर में रह सकता है? बिल्कुल, इनफैक्ट यदि स्टॉक पे नजर डालें तो ओवरऑल 200 से 240 बड़े धीरे धीरे करके स्टॉक गया, बट ग्रॉसली अंडर परफॉर्मर स्टॉक रहा है। और जैसा ये एक नया डेवलपमेंट आया है तो मुझे लगता है कि बिल्कुल एक नेगेटिव है बायोकॉन जैसी कंपनी के लिए। और जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात भी करें तो कोई बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग परफॉर्मेंस हमें बायोकॉन से रिजल्ट वाइज भी कोई बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। ज़्यादा से ज़्यादा इसके कंपेरिजन में सिंजीन जो उनकी सब्सिडरी है, जहाँ पर उनकी 54% हिस्सेदारी है, वहाँ पर ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है क्योंकि R&D बिजनेस अच्छा कर रहा है कंपेयर टू जो फॉर्मुलेशन बिजनेस जो बायोकॉन का है। तो मेरी स्टॉक पर सेल करने की सलाह है और मेरा मानना है कि जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो अंडर परफॉर्मेंस बायोकॉन का रहा है वो आगे भी जारी रहेगा। ओके, ठीक है। काफ़ी सारे स्टॉक्स जहां पे अच्छी बुरी खबरें सवार हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। ग्लोबल स्पिरिट्स थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया सडन स्पाइक के साथ वो 1110 भी पहुंच गया है। ज़रूर ध्यान रखिएगा, इन सभी शेयर्स पर हम छांट के शेयर्स आपके लिए लेके आते हैं। दूसरी एक बात, आज है शुक्रवार, वीकेंड का दिन है और आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना मार्केट के अंदर।
आप अपने तैयारी कर लीजिए। अगर आपने तैयारी नहीं की तो प्रशांत हमारे साथ हैं आपकी तैयारी करवाने के लिए कि कौन सी मूवी आपको देखनी है, कौन सी OTT प्लेटफॉर्म पे कौन सी चीज़ बेहतर है। प्रशांत जी, आप लोगों को बिगाड़ रहे हो। ऐसा है? बिगाड़ मूवी दिखा के ज़्यादा जो स्ट्रेस है और बाकी चीज़ों से दूर रहें, और इन सब चीज़ों से दूर रहने का एक ही जरिया है, अच्छा। एंटरटेनमेंट। तो वो चीज़ें जो हैं वो आजकल तो एक वक्त था जब तो आपके पूरा पास बोलिए ना, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। जी जी। अब उसके आगे वाला एंटरटेनमेंट नहीं। तो बस ये है कि इतना सारा चलिए मसाला बताइए है। फिर क्या क्या देखना है सर, जी, OTT पे क्या बिल्कुल, देखना है और बहुत। हॉल में जाके क्या देखना है? बिल्कुल, थिएटर और OTT हर तरफ इस बार ढेर सारा एक्शन है। और पहले मैं रिकमेंडेशंस बता दूं जो फिल्म मुझे पसंद आई है। मनोज वाजपेयी की एक फिल्म पिछले दिनों रिलीज हुई ZEE5 पे, और इस फिल्म का नाम था सिर्फ एक बंदा काफी है। और बड़ी हैरानी की बात है कि इस फिल्म को लेकर जो क्रेज नजर आया, उसको देखते हुए मेकर्स ने इसे बड़े पर्दे पर आज रिलीज किया है। जबरदस्त कोर्ट रूम ड्रामा है। कहा यह जा रहा है कि एक सच्ची कहानी से ये प्रेरित है। हालांकि किरदार जो हैं वो काल्पनिक रखे गए हैं, लेकिन ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए जिन्हें एक तरह की हार्ड हिटिंग सिनेमा पसंद है। और खुद मनोज वाजपेयी हैं, तो आप सोचिए कि कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस होगा। बहुत ही जबरदस्त ये फिल्म है। तो ये फिल्म बड़े पर्दे पर भी है और OTT पे भी है, तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। ये आपने प्रशांत बिल्कुल सही सिलेक्शन ली। मैं आपसे पूछ लेती आज सवाल, क्योंकि आज दिन में कोई मुझे बता रहा था कि एक ZEE5 पे मूवी, और आई थिंक आसाराम बापू जी की जी 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 जी। बहुत अच्छी एक्टिंग है मनोज वाजपेयी की। उनकी उस केस पे है। हाँ। समानताएं हैं, लेकिन ये पूरी तरह से फिक्शनल है। बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि जिस वकील का किरदार मनोज निभा रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये पूरी तरह उस पे नहीं है। पर इनके रोल की काफी तारीफ बिल्कुल जबरदस्त काम किया उन्होंने। जिस मनोज वाजपेयी किसी तारीफ की उन्हें दरकार नहीं है, वो खुद बहुत ही सक्षम कलाकार हैं। इसके अलावा विकी कौशल और सारा अली खान की एक फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हुई है। अगर आप हल्का फुल्का मनोरंजन चाहते हैं, कॉमेडी चाहते हैं, तो ये फिल्म आप देख सकते हैं। बड़ी ही हल्की फुल्की फिल्म है। हालांकि बहुत अच्छे एक्सपेक्टेशन के साथ आप जाएंगे तो आप थोड़े निराश होंगे। आप केवल जाइए कि हाँ थोड़ा टाइम पास हो, तो उस लिहाज से ये फिल्म आपको एंटरटेन करेगी। इसके अलावा बड़े पर्दे पर बच्चों के लिए बहुत अच्छा ट्रीट है, और ये फिल्म है स्पाइडरमैन अक्रॉस स्पाइडर वर्स। जी हाँ, ये फिल्म जो है वो बच्चों के साथ, फैमिली के साथ जाया जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें अब OTT की, तो OTT पर भी ढेर सारा एक्शन है। हंसल मेहता जो कि जाने माने फिल्मकार हैं, और उनकी सीरीज जो आपने साफ तौर पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देखी है, वो एक खास प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, और इसका नाम है स्कूप। हालांकि जो ट्रेलर आप देख रहे हैं ये असुर 2 है। असुर 1 जिन्होंने देखी है वो मालूम है, और ये जो आप ट्रेलर इस वक्त देख रहे हैं ये स्कूप का है। नेटफ्लिक्स पर आप इसे देख सकते हैं। असुर 2 की अगर हम बात करें तो इसे आप जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। असुर 2 को लेकर भी बहुत ज्यादा क्रेज है, और ये जो पूरी तरह से सीरीज है, इसका फर्स्ट पार्ट बहुत पसंद किया गया था। इसके अलावा हम बात करें तो हॉटस्टार पर एक सीरीज आई है जिसका नाम है स्कूल ऑफ लाइज। ये भी आप देख सकते हैं। बहुत से और प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो उनमें बहुत सारी कहानियां हैं जिनको आप बड़े पर्दे से लेके OTT तक देख सकते हैं, जिसके ऑप्शन आपको हमने बताए। ओके, बहुत सारे ऑप्शन आपने बता दिए, तो नोट करके रखना पड़ेगा क्योंकि वी आर सो बिजी इन मार्केट्स ओनली कि ध्यान नहीं रहता। अच्छा आपने बताया, एक ना एक मूवी तो देख ही लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मुझे लगता है सिर्फ एक बंदा काफी है, तो हाँ, देखनी ये तो मैं चाहिए। देखने वाली थी। सिर्फ एक बंदा काफी है तो मेरी लिस्ट में है ही, लेकिन जब आपने बताया स्कूप, ये एक Yes. जर्नलिस्ट की जी, है। जी, मुंबई जी। में जर्नलिस्ट की स्टोरी जी पर जी, निर्भर करता मतलब पूरी जर्नलिस्ट बनी की है। हत्या की इन्वेस्टिगेशन में एक जर्नलिस्ट कैसे फंस जाती है, हाँ। फ्रेम कर दी जाती है। ओके। ये है। और ओके। हंसल मेहता को तो हमने हर्षद मेहता की सीरीज जो जो पिक थी है उससे हम उसे भी जानते हम हैं। ज्यादा जानते हैं। तो क्लियरली ये सारी की सारी कई सारी OTT प्लेटफॉर्म पर भी इनफैक्ट स्कूप जो है इससे जरूर देखेंगे। सिर्फ एक बंदा काफी है तो है ही, और साथ ही आप अगर थिएटर्स में जाकर देखना चाहते तो बच्चों के लिए भी हैं, और कई सारे वीकेंड प्लान्स आप बनाकर चल सकते हैं। तो आपका शुक्रिया ये वीकेंड प्लान्स हमारे व्यूअर्स के जो हैं वो सेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, और वीकेंड की तरफ ही हम बढ़ रहे हैं। बस 10 मिनट बाकी है बाजार बंद होने में, तो BTST ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट से जान लेते हैं। नितिलेश, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए कोई ट्रेड्स जो लेकर जाना चाहेंगे। मैं कैनरा बैंक को बेचना पसंद करूंगा। 313 से लेके 314 इस रेट पे चलेगा। 316 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे।
305 से लेके 302 ये टारगेट के लिए हम लोग प्लान करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो 315 316 इस रेंज पे जाके इसमें एक थोड़ा सा मुनाफा वसूली देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मेरा शॉर्ट कॉल होगा 316 के 100%। एक बार मितेश आप भी बताएं आपके BTST ट्रेड्स क्या होंगे? पहला है सन फार्मा, 1000 के ऊपर अच्छा एक ब्रेकआउट है। आई एम ऑफ द व्यू के ब्रेकआउट सस्टेन होगा। 985 के स्टॉप लॉस से सन फार्मा को लेना चाहिए। कल के लिए टारगेट, मंडे के लिए टारगेट रहेंगे 1020 1030 के। दूसरा जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आज आवली चार्ट के ऊपर मिला है वो है इंडिगो का 2398 के ऊपर। तो आई थिंक 2350 के स्टॉप लॉस के साथ अगर मंडे को पोजीशन कैरी की जाए तो मंडे के दिन हमको 2450 2480 ऐसे दो टारगेट आ सकते हैं। तो BTST ट्रेड के लिए फर्स्ट सन फार्मा, सेकंड इंडिगो। और इंडिगो फार्मा स्पेस में हम एक्शन देख रहे हैं और इंडिगो पिछले दिनों क्रूड कनेक्शन का भी बेनिफिशियरी था एंड आई थिंक कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं जिसके चलते ये स्टॉक फोकस में भी है, इस पर नज़र रखनी चाहिए। लेकिन इस बीच कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर अच्छा खासा एक्शन आज के सत्र में देखने को मिला। REC PFC आज ही नहीं नितिलेश, इनफैक्ट ये पूरे हफ्ते ना ये पावर स्टॉक्स में REC PFC में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। एक बार 5 दिनों के चार्ट्स देखते हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन तो आज भी करीब 4% की तेजी दिखा रहा है और ये पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में चल गया है करीब 10%। और REC के चार्ट्स आप देखिए, यहाँ पर भी हम अच्छी खासी मजबूती 144 के स्तर देख रहे हैं। 3% की बढ़त आज, 7-8% मूव 5 दिन में दिखाएं। दोनों स्टॉक साथ साथ चलते हैं। REC PFC पर राय दीजिए। नितिलेश, REC PFC ये सवाल आपके लिए। मैम PFC को यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू है। अगर इसमें हम लोग पोजीशंस बना सकते हैं इसमें भी, लेकिन अगर हम लोग एज ए इन्वेस्टर देखेंगे तो 170 से लेके 180 ये भाव उसके लिए काफी अच्छा होगा। इस काउंटर में जब भी 197 का ब्रेकआउट आएगा तो 220 से लेके 240 ये बड़े टारगेट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। दूसरा जो काउंटर होगा वो REC का। REC में काफी कुछ दिनों से मोमेंटम था, वो मोमेंटम भी अभी क्या हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से PFC बेस्ट कैंडिडेट होगा बाइंग की। ठीक है, आज पावर स्पेस में, पावर एनर्जी, पावर स्पेशली में काफ़ी ज़्यादा मूव है, लेकिन एक बार मेटल के मूव क्या लॉन्ग ट्रेड्स है क्या? क्योंकि बड़ा इम्पैक्ट तो पड़ रहा है मितेश, जितने भी डेट सीलिंग के कारण मेटल स्पेस में आप रीबाउंड्स देख रहे हैं, लेकिन ये कैरी फॉरवर्ड ट्रेड होंगे क्या? जी, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने टाटा स्टील को रिकमेंड किया, मुझे लग रहा है कि टाटा स्टील में एक अच्छा बाउंस आ सकता है। और दूसरा जो ट्रेड कर रहा हूँ मैं वो JSW स्टील का है, लेकिन वो थोड़ा सा 710 रुपए के ऊपर जब निकलेगा तभी उसमें ब्रेकआउट आएगा। 700 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा। शायद मेरे को लग रहा है कि मंडे मतलब नेक्स्ट वीक जो होगा वो मेटल काउंटर का वीक। आज आप दोनों के नाम बहुत सिमिलर है, तो मैं सवाल जब मिथिलेश से पूछती हूँ तो नितिलेश जवाब दे देते हैं और जब नितिलेश से सवाल पूछ रहे हो तो मितेश। बट दैट्स ओके, थैंक यू नितिलेश। मितेश, आप भी, आपका क्या व्यू बन रहा है? आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे मेटल्स को? देखिए, मेटल के अंदर अगर कोई पोजिशनल ट्रेड बनता है, BTST ट्रेड सिस्टम के हिसाब से नहीं बनता है, लेकिन अगर कोई पोजिशनल ट्रेड बनता है जिसमें एक अच्छी बढ़त अगले 3 या 4 दिन में हमको देखने के लिए मिलेगी, तो वो हमारे हिसाब से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, सेल। जिस हिसाब से पिछले 7 या 8 दिन से कंसोलिडेशन चल रहा है सेल में, वो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट में कन्वर्ट होगा। अगले 3 या 4 दिन में बहुत एग्रेसिव मूव सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आए, ऐसा हमको लग रहा है। हम 85 और 90 के टारगेट के साथ अभी ट्रेड ले रहे हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 80 रुपीज। स्टॉक स्टील स्पेस पर ये राय दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से। नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, मितेश, करीब 9% के मूव, 9-10% 5 दिनों में। इनफैक्ट ये मूव जो है करीब 110-112 के लेवल से शुरू हुई थी और इस वक्त आप देखिए 130 तक पहुंचता हुआ स्टॉक। आज भी हम देख रहे हैं 4% की तेजी। और मैनेजमेंट की अगर कमेंट्री की बात करें, स्ट्रॉन्ग कमेंट्स, लगातार अच्छे नतीजों के दम पर, और करंट ऑर्डर बुक जो है वो काफ़ी अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी दिखा रही है। क्या राय होगी NCC के चार्ट्स पर? मितेश, आपके लिए ये सवाल। NCC चार्ट के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला है ये वीक में, और मानसी जी ये कंटिन्यूअस ट्रेंड एक्सटेंड रहेगा अगले वीक के लिए, क्योंकि
अगले 2 वीक में अगर 5 मई का मैं चार्ट देखूं तो 126.90 टू बी वेरी प्रिसाइज, वहां से एक डबल टॉप फॉर्मेशन के बाद स्टॉक ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेक्शन दिया था और एक बॉटम बनाया था 100 के नीचे, वो सस्टेन नहीं हुआ और ये वीक में हमको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव मिला है। तो हमारे हिसाब से स्टॉक जो है वो अभी उसका जो रिसेंट हाई है वीकली 126.90 वो क्रॉस करके एक नई ट्रेडिंग रेंज में एंटर होगा और हमारे हिसाब से इसका अगला टारगेट जो आना चाहिए वो 153 का आना चाहिए। तो डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्ग बाय एट द करंट लेवल विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 110 रुपीस। ठीक है, जाता थे कुछ और सवाल, क्योंकि आज जिस तरह की मूव बनी हुई है आप देख रहे हैं मिड कैप आईटी में भी, केपीआईटी में तो थोड़ी सॉफ्टनेस आई, क्या ये सारे आईटी काउंटर्स पे क्या कैरी फॉरवर्ड है मिड कैप आईटी ट्रेडर्स के लिए मैं बात कर रही हूँ? नितिलेश, नितिलेश हाँ जी मैम जी, क्या आप नाम में कंफ्यूजन आ रहा है राइट, क्या आप आईटी काउंटर्स को कैरी फॉरवर्ड करेंगे? केपीआईटी टेक थोड़ा सा ही रोड हुआ है, गेन ज्यादा नहीं, बट ये कैरी फॉरवर्ड है, 1100 के ऊपर अब चल गया, काफी मूव आ गई इसमें। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मोमेंटम इसमें स्लो हो चुका है केपीआईटी को, तो एक बार के लिए इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि लास्ट में मैंने जितना स्पीड से बोला था कि इसको लेके चल सकते और अच्छा ब्रेकआउट देगा, उतना मुझे अभी नहीं लग रहा है। तो अभी के लिए जो भी पोजीशन है उसको एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना बेस्ट। प्रॉफिट बुक करने की राय, लेकिन मिड कैप आईटी स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन तो हम देख ही रहे हैं। परसिस्टेंट साइन जैसे स्टॉक्स से जो अच्छे आप मूव दिखा रहे हैं। एस्ट्रल पर मितेश एक बार आप राय दीजिए, करीब 3-3.5% की तेजी के साथ मजबूती पर डेज हाई ये स्टॉक क्लोज होता हुआ। एस्ट्रल डेफिनेटली अगर आप में ही बाई साइड ट्रेड फॉर्मेशन दी थी तभी एस्ट्रल की ट्रेड फॉर्मेशन दी थी और हमारे हिसाब से एस्ट्रल में एक बहुत ही तगड़ी तेजी ऑन द कार्ड है। हमारे बहुत एग्रेसिव टारगेट है एस्ट्रल के लिए, तो डेफिनेटली करंट लेवल के ऊपर एस्ट्रल बाय करना चाहिए 110%। ठीक है, एस्ट्रल में लगातार ये रिकमेंडेशन खैर मितेश ने पहले भी दी है, आज अच्छी मूव है, लगातार बनी हुई है और दूसरे पाइप काउंटर्स में भी मूव पीछे के दिनों में रही है। लेकिन आज बाजार में दिन भर मूव रही कैसे? एक रेंज बाउंड ट्रेड तो हम पिछले 3 दिन से ही देख रहे हैं। आज सिर्फ इतना फर्क था कि दूसरे सेक्टर, ऑटो सेक्टर्स के कई सारे बिग ऑटो सेक्टर के पास काफ़ी हद तक लीडरशिप थी, क्योंकि ऑटो सेल्स नंबर्स आए, मारुति जैसे स्टॉक्स, M&M जैसे स्टॉक, और सबसे ज़्यादा सरप्राइज मूव थी हीरो मोटोकॉर्प की। टॉप गेनर रहा हीरो मोटोकॉर्प। इनफैक्ट आप टॉप 5 काउंटर्स की बात करें तो अब भी दूसरे नंबर पर आपको हीरो मोटोकॉर्प दिखाई दे रहा है। टू व्हीलर सेल्स में पिकअप है, अपटेक इन डिमांड बिकॉज ऑफ मैरिज सीजन, एंड तमाम सारी बातें ऑटो सेल्स नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और जिसके चलते हीरो मोटोकॉर्प में 2-2.5% की मूव अब भी है। लेकिन टॉप गेनर लास्ट आवर में जो मेटल्स में अच्छी खासी मोमेंटम पिक हुआ, उसमें हिंडाल्को सबसे टॉप गेनर रहा। अपोलो हॉस्पिटल पे आज एक न्यूज़ आई थी, वो अपने एक स्टेक बेचने वाले हैं अपने एक सब्सिडी बिजनेस का, जिसके चलते आप अपोलो में भी एक अच्छी मूव देख रहे हैं। और ये सिर्फ हॉस्पिटल बिजनेस अब नहीं है, कई एचएनआई के पास एक काउंटर है, फाइज के पास काउंटर है, तो इस पर ध्यान रखें। 3% तक की मूव आज अपोलो में थी। दूसरे जो आपके काउंटर्स थे मेटल पैक से टाटा स्टील हो, JSW स्टील, और सेल को मितेश भी रेकमेंड कर रहे हैं और नितेश भी टाटा स्टील को रेकमेंड कर रहे हैं कि मेटल्स में थोड़ी सी मूव अभी कंटिन्यूड रह सकती है। तो मेटल पैक आज अच्छी मूव आई। वापस कम बैक आज आपको रियल एस्टेट स्पेस है। कल से थोड़े साइंस आपको कुछ पर्टिकुलर काउंटर्स में दिख रहे थे, लेकिन आज एक अच्छी स्ट्रेंथ आपको पूरे ही स्पेस ने दी। मिड कैप और स्मॉल कैप में हालांकि एक्शन आज थोड़ा सबड्यूड था एज कम्पेयर टू लार्ज कैप्स। हालांकि डेज लो पर नहीं कहेंगे उसे, इंडेक्स भी एक बहुत ही टाइट रेंज में ज़रूर था, लेकिन उस तरह की बड़ी मूव आपको मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं दी। कई सारे स्टॉक्स लार्ज कैप में भी बड़ी मूव के साथ आज थे। हिंडाल्को जैसे काउंटर, हीरो मोटोकॉर्प जैसे काउंटर्स में बड़ी मूव दिखी आपको, अपोलो हॉस्पिटल जैसे काउंटर्स। इसके अलावा अगर आप लूजिंग साइड पे बात करें तो अडानी स्टॉक से आज लग रहा था, क्योंकि कल ये एक न्यूज़ आई थी, GQG जो एक पार्टनर भी रहे हैं, जिन्होंने एक बड़ा स्टेक बाई, हाल ही में उन्होंने ये भी कहा कि वो काफ़ी बुलिश है इस पूरे स्पेस पे। लग रहा था कि आज शायद ये स्पेस में मूव होगी, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ। इनफैक्ट थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिली है अडानी जैसे काउंटर्स पे। लार्ज कैप IT आज थोड़े से नरम दिखाई दिए, इनफैक्ट में तो दबाव दिख रहा है। मिड कैप IT में भी थोड़ी सी स्लगिश मूव अब आपको दिखाई दे रही है। इन्फोसिस हो, TCS हो, लार्ज कैप्स IT में ये प्रेशर बना रहे हैं। रिलायंस से आधा % तक का प्रेशर लगभग आ रहा है। पावर स्पेस में आप चाहे REC की बात करें, PFC की बात करें, पावर ग्रिड की बात करें, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर मॉर्निंग में कल भी NTPC से स्टॉक से एक अच्छी मूव आ रही थी, लेकिन वहाँ पर आप आज थोड़ा सा प्रेशर देख रहे हैं। मिड कैप स्पेस में क्योंकि कई दिनों से आप डिक्सन जैसे स्टॉक्स, वरुण बेवरेजेस जैसे स्टॉक्स को देख रहे थे चलते हुए, आज जो मूव थी वो आपको पावर एनर्जी के स्पेस से ज़्यादा दिखी। मिड कैप में पावर फाइनेंस काउंटर टॉप गेनर।
एस्ट्रल में लगातार मूव, वो दूसरा टॉप गेनर। हनीवेल ऑटोमेशन आपको लगेगा नंबर्स के बाद से ही चल रहा है, बीच में हल्का 1-2 दिन 3 दिन कुछ दिन ब्रीदर लिया, लेकिन लगातार हनीवेल ऑटोमेशन की भी मूव बनी हुई है। टीवीएस मोटर बड़ी मूव चल चुका है स्टॉक, लेकिन नंबर्स में फिर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ईवी सेगमेंट की बड़ी सेल्स फिगर्स आ रही हैं, और ईवी सेगमेंट कंपोनेंट है टीवीएस के पास, तो वहाँ पर भी आप देखें तो मूव दिख रही है। आज लगार्ड्स कहाँ थे, जितने भी गैस काउंटर्स हैं, गैस प्राइसेस पे कैप का एक इम्पैक्ट तो क्लियरली इन स्टॉक्स पे दिख रहा है। गुजरात गैस हो, इंद्रप्रस्थ गैस हो, इन पे आपको कैप दिख रहा है। और ब्रेंट के चलते आप ऑल इंडिया, ओएनजीसी, इन सब की मूव को देख रहे हैं जो नीचे की तरफ है। पतंजलि फूड लगभग 1.5% की गिरावट के साथ काम करता हुआ। सो ओवरऑल डेट सीलिंग से जहां यूएस मार्केट से, ग्लोबल मार्केट से इस बड़ी न्यूज़ के कारण मेटल जैसे स्पेस को स्ट्रेंथ मिली। ऑटो नंबर्स से ऑटो सेक्टर के कई काउंटर्स चले, एफएमसीजी और फार्मा के तो बहुत सारे काउंटर्स हम देख ही रहे हैं कि पीछे चल रहे हैं। आज बाजार में फिर से आपको इस हफ्ते बैंक्स और फाइनेंस थोड़े से लगाट दिखे, लेकिन बड़ी मूव्स आपको ऑटो से, आईटी के कई सारे मिड कैप आईटी से काउंटर्स से बड़ी मूव्स आपको देखने को मिली। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, न्यूज़ बेस्ड एक्शन इस पूरे हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। ओवरऑल बाजार अब 15 वही बड़ी बात कि नीचे के सपोर्ट को भी ब्रेक नहीं किया और ऊपर का रेजिस्टेंस भी बाजार के लिए बनी हुई, तो एक रेंज का बाजार रहा। लेकिन 18,500 के ऊपर हम अब भी ट्रेड कर रहे हैं और लगभग 44,000 के नीचे हम बैंक निफ्टी पर ट्रेड कर रहे हैं। चलिए शो को यहीं समेटते हैं, हमें दीजिए इजाज़त। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आशीष, मितेश, नितेश, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, ये सारी स्ट्रैटेजी हमारे व्यूअर्स के साथ डिस्कस की। सोमवार को फिर होती है एक नए हफ्ते के साथ आपके साथ मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।